बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आमना और आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आज से स्टार्ट ले लिया है जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सब्जेक्ट का। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद साथ रही तो हम बहुत सा पोर्शन इसका कंप्लीट करेंगे। और जहाँ तक मैंने सोचा हुआ है, एबिलिटी के जो पास्ट पेपर्स हैं वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर सॉल्व करूँगी। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अच्छी सी बात मैं आपके साथ डिस्कस करते जाऊँ। डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट। ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं, इमीडिएट रिजल्ट कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिए। फ़र्ज़ करें आपने 6 महीने बहुत मेहनत की है, ठीक है, रिज़ल्ट आया सीएसएस का, बट आप उसको पास नहीं कर सके। हो सकता है ज़िंदगी ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा हो सकता है आपको सेकंड अटेम्प्ट में पास करना हो। तो सब डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे और आपकी किस्मत पर भी। तो कभी भी डिसहार्ट नहीं होते, कभी भी इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करते। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत कुछ मिलेगी, लेकिन इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना। कभी भी ये नहीं सोचना कि बस पहली अटैम्प्ट दी, नहीं हुआ, बस अब नहीं। अगर पहली अटैम्प्ट दी है, नहीं हुआ है, तो सोचो कि नेक्स्ट टाइम मैंने पास नहीं होना, नेक्स्ट टाइम मैंने टॉप करना है। सो थिंक अबाउट दैट। अब स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पे आते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है। देखिए, हमारी जो पूरी बॉडी है वो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी होती है। हमारी जो पूरी बॉडी है, इसमें हर टाइम ब्लड रन कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है। फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज कि आपके हाथ पे कट लग गया, फ़ौरन से ब्लड निकलेगा। अब ब्लड किससे मिलके बना होता है? आरबीसीज मतलब कि रेड ब्लड सेल से मिलके बना होता है। WBCs मतलब कि वाइट ब्लड सेल से मिलके बना होता है। तो हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है? ब्लड होता है। और ब्लड किससे मिलके बना होता है? सेल्स से मिलके बना होता है। तो सेल हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस है ही नहीं सेल के बगैर। तो सेल बेसिकली क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी का एक बेसिक यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, सेल्स उन सब के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे कि अगर हमने एक घर कंस्ट्रक्ट करना है, तो जो ब्रिक्स होती हैं वो उस घर की क्या होती हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। हम कभी भी एक घर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते अगर हमारे पास ईंटें ना हो। तो जो सेल है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो ईंटों की तरह ही हमारी बॉडी में काम करता है। एंड सेल परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। हमारी जिंदगी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, सेल उन्हें परफॉर्म करता है। अब अगर हम अपनी बॉडी के सारे सेल्स को इकट्ठा करें तो सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। और टिश्यूज क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे कि हमारी पूरी बॉडी किससे मिलके बनी हुई? ऑर्गन से मिलके बनी हुई है। जैसे कि हमारा हार्ट, हमारी किडनीज, हमारा लिवर। और जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम, जैसे कि हमारा स्केलेटल सिस्टम, तो जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो होपफुली आपको सेल क्या होता है ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अब अगर सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिखें सेल की, तो आप क्या लिख सकते हैं? सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे। ये है जी आपका सेल, ठीक है। ये मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया है, ये मैंने आपका सेल ड्रॉ कर दिया। अब इस सेल में बहुत सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसकी ये जो आउटर मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है ना, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है एज अ मेम्ब्रेन के तौर पे। इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि हमारी स्किन की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जैसे कि अगर हम अपने हाथ को टच करें तो हमें स्किन नज़र आएगी। ठीक है, हमारी जो पूरी बॉडी है ये स्किन से कवर हुई है। तो स्किन बेसिकली क्या है? हमारी बॉडी की एक प्रोटेक्टिव लेयर है। तो सेल की भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के बिल्कुल मिड में होता है न्यूक्लियस। ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके बाल कैसे हैं? क्या आपके बाल आपके पेरेंट्स से मिलते हैं? क्या आपकी आंखें आपके पेरेंट्स से मिलती हैं? क्या आपके हाथ पाँव आपके पेरेंट्स से मिलते हैं? क्या आपका बिहेवियर अपने पेरेंट्स से मिलता है?
तो ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? आपके न्यूक्लियस पे डिपेंड करती हैं। आपके न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। उन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होती हैं? जीन्स होती हैं। तो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग मतलब कि उनके बच्चों में। तो अगर आपकी आई का कलर ब्राउन है तो इट्स मीन कि वो ब्राउन जीन कहाँ से आई है? आपके पेरेंट्स से आई है। अगर आपकी आंखों का कलर ग्रीन है इट्स मीन कि आपके पेरेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स में से किसी की आंखों का कलर ग्रीन होगा, जिसकी वजह से वो जीन आप में ट्रांसफ़र हुई है और आपकी आंखों का कलर भी ग्रीन है। तो न्यूक्लियस वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं हर ऑर्गेनेली पे अलग से वीडियो बनाऊंगी, अलग से आपके साथ डिस्कस करूंगी इन डिटेल। तो यहाँ पे बस आपको इतना पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक सेल का। अच्छा, उसके बाद ये जो आपको खाली जगह नज़र आ रही है ना, ये सारी जो खाली जगह नज़र आ रही है, इस सब को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं। साइटोप्लाज्म बेसिकली जेली लाइक फ्लूइड होता है। मतलब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जितनी भी स्पेस है उस स्पेस को साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो साइटोप्लाज्म है वो जेली लाइक क्या है? फ्लूइड होता है। इस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पड़ी होती हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। जैसे कि गोल्जी अपरेटस एक ऑर्गेनेली है, ये मैंने गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है जो कि साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई है। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली है जो कि साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा बहुत सी और भी ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि राइबोसोम्स एक्सेट्रा। मैं उन सबको डिस्कस करूंगी, अलग से वीडियोस बनाऊंगी हर ऑर्गेनेली पे। ये वीडियो सिर्फ इस टॉपिक को कवर करेगी कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है, तो आपको पता हो कि आपने एग्जामिनर को किस तरह हर चीज़ को एक्सप्लेन करना है, बट इन अ मॉडिफाइड वे। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। अब टर्न बाय टर्न इन ऑर्गेनेल्स को पढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था? आपका जो सेल होता है उसकी आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन क्या होती है, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स से मिलके बनी होती है, प्रोटीन से मिलके बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तकरीबन 60 to 80% लिपिड्स होते हैं, 20 to 40% प्रोटीन्स और 3% कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है। मतलब आपकी हेल्प के लिए मैंने आगे इन एंड आउट लिखा हुआ है। मतलब कि सेल की आउटर कवरिंग होती है और अगर ये हर चीज़ को सेल के अंदर जाने देगी, सेल के अंदर जाने की इजाज़त दे देगी, तो बहुत मेस क्रिएट हो जाएगा। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करती है। मतलब कि सिर्फ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स या आयंस या डिफरेंट सोल्यूट्स ही उस मेम्ब्रेन को पास करके सेल के अंदर जा सकते हैं या सेल से बाहर आ सकते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल अपनी मर्जी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें से क्या होती है? सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन तो होती है लेकिन 3 प्रोसेसेस के थ्रू होती है, ऑस्मोसिस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू एंड फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन के थ्रू। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल या फिर कोई भी सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करता है। मतलब हायर कंसंट्रेशन का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और लोअर कंसंट्रेशन का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे सॉल्वेंट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो सॉल्वेंट इसमें मूव करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन में होता है कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मूव करते हैं, क्रॉस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करने के लिए। मतलब कि सेल के बाहर और सेल के अंदर इक्वल कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? इसमें पोलर मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस जोन से हैं, अगर उन्होंने मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो उनको मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए कुछ कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल, हमारी सेल का पावर हाउस होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड ऑल एनर्जी दैट सेल्स नीड। सेल को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से इसको मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। अच्छा जी, अब बात करते हैं, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको कि जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, रोज़ ही हम खाते हैं, तो जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं उसकी ब्रेकडाउन, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से आती है? वो सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम बेसिकली क्या होता है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पर क्या होता है कि प्रोटीन बनती है। अब जो प्रोटीन बनती है राइबोसोम में, वो रिपेयर करती है एनी डैमेज कॉज्ड। मतलब अगर हमारी बॉडी में कहीं भी कोई डैमेज, कोई जख्म हो गया है, ठीक है, तो ये जो प्रोटीन होती है जल्दी से उसको क्या करती है? रिपेयर करती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, फंक्शनल यूनिट कहते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम के ऊपर क्या होती हैं? जीन्स होती हैं। क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस को डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देती हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, it's a space where all the components of a cell take a gel pill. It's mean that all the components of the cell keep floating. मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड होता है और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं एक सेल के, वो इसमें फ्लोट कर रहे होते हैं। सेल के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स और इस तरह के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, ये सब क्या होते हैं? सेल के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। दिस इज स्टोर हाउस ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म को एक सेल का स्टोर हाउस भी कहते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? जस्ट लाइक वी ऑल हैव ट्रैश कैन्स। मतलब हम सबके बॉडी में जो सेल्स होते हैं, हर सेल में क्या होते हैं? ट्रैश कैन होता है, क्योंकि हर सेल में लाइसोसोम होती है। ट्रैश कैन होता है डस्टबिन, ठीक है। तो इट ट्रीट वेस्ट मटेरियल इन दिस सेल। सेल के अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल आता है तो लाइसोसोम ने उसको ट्रीट करना होता है। अच्छा जी, ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है ऑर्गेनेलिस के बारे में, सेल की ऑर्गेनेलिस के बारे में। हर ऑर्गेनेली को इन डिटेल हम पढ़ेंगे, बट ये एक ओवरव्यू था। अगर इन केस क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे, तो हमें किस तरह हर चीज़ को टच करना है। एमसीक्यूज आ जाता है ये कि ऑल सेल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक के जो पहला सेल था वो किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया। फंक्शंस ऑफ सेल्स, सेल के क्या फंक्शन होते हैं? सेल्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, फैसिलिटेट ग्रोथ थ्रू माइटोसिस, माइटोसिस के थ्रू ग्रोथ को फैसिलिटेट करते हैं। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। माइटोसिस एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होते हैं वो टूट जाते हैं, किसमें? डॉटर सेल्स में, दैट आर आइडेंटिकल टू इट, जो किससे मिलते जुलते हैं? अपने पेरेंट सेल से ही मिलते जुलते हैं। तो इसको मैंने सिर्फ एक सेंटेंस में डिफाइन किया। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, इस पर बहुत से स्टेजेस होती हैं। जब मैं आपको माइटोसिस, मियोसिस अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, आपको समझाऊंगी, तब आप लोगों को समझ आ जाएगा। बस यहाँ पे इतना समझ लीजिए, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल ब्रेक होकर डॉटर सेल बनाते हैं। तो पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेल में होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? पैसिव ट्रांसपोर्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल get across cell membrane through the process of simple diffusion. It's mean that एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसमें से स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, इसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम किसे कहते हैं? लार्जर मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स गो इन एंड आउट ऑफ दिस सेल। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के अंदर आएंगे या फिर सेल से बाहर जाएंगे। तो एक्टिव और पैसिव में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स का और यहाँ पर लार्जर मॉलिक्यूल्स का। देन सेल में क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, दोबारा से लिखा गया है।
मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं सेल में, रिप्रोडक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल। तो जो सेल्स होते हैं वो मल्टीटास्किंग होते हैं, इनफाइनाइट इनके फंक्शंस होते हैं, उनमें से कुछ फंक्शंस मैंने यहाँ पर आप लोगों को इलेबोरेट कर दिए हैं। तो this is all about cell, this is all about structure of cell. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।